1200 की मैडम। संजय सिंह। 100 के नोट को उसने 2 बार गिना, तब जाकर सोनमन आश्वस्त हो पाई कि हाँ, पूरे 1200 रुपए हैं। बैंक के कैश काउंटर पर बैठी महिला क्लर्क तब अपने कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए हुए थी। पीछे फाइलों का अंबार था। उस छोटे से केबिन में महिला क्लर्क बंद कबूतरी की तरह लग रही थी। एकदम झक सफेद साड़ी और बीच बीच में एक नामालूम सी फूल की कढ़ाई, जबकि सोनमन स्कूल के लिए तय की गई कत्थई रंग की साड़ी में थकी हुई सी जान पड़ती थी। सीधे स्कूल से ही वो बैंक आ गई थी ताकि वो पैसे निकाल सके। वो पिछले 2 साल से शहर के एक धर्मादा ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में बतौर गणित की शिक्षिका काम कर रही थी, लेकिन इस नौकरी को पाने के लिए उसे एक बेहद जटिल प्रमेय को सुलझाना पड़ा था। 4 बहनों और माँ बाप के परिवार में वो तीसरे नंबर की है। सबसे बड़ी बहन का विवाह करीब 11 साल पहले शहर के ही एक ऐसे परिवार के लड़के से हो गया था जो बहुत पहले बिहार से यहां आकर बस गया था। जिस शहर में आमतौर पर अधिकांश बिहारी मजदूरी आदि का काम कर जीवन यापन करते थे, वहां उस लड़के का परिवार काफी समृद्ध था। लेकिन योग्य वर होने के लिए उसके पास सबसे बड़ी योग्यता ये थी कि वो कोल माइंस में काम करता था। लेकिन उसका काला रंग आनुवंशिक कारणों से था। उसके परिवार के बारे में लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि वे बिहार के किसी गांव के जमींदार थे और अपना सारा जमीन जायदाद बेचकर यहां आ बसे थे। लेकिन क्यों, इस बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। और सोनमन उसकी सबसे प्रिय साली थी। उसे नौकरी दिलाने में उसके इस कलूटे जीजाजी का योगदान भारत को आजाद कराने में राष्ट्रीय नेता के योगदान जितना महत्वपूर्ण तो था ही। सोनमन ने एमएससी गणित की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर में प्रतीक्षारत वधू की तरह रहने की पूरी कोशिश की। पहले उसने खाना बनाने, फिर सिलाई, कढ़ाई और फिर अन्य मादाई कलाओं में खुद को पारंगत किया। जब वो सौंदर्य की तकनीक एक सस्ते पॉकेट बुक्स के जरिए सीख रही थी, तब उसने खुद के सौंदर्य पर गौर किया तो पाया कि वो सुंदर तो है, पर ये कमबख्त मुहासे। लेकिन धन्य हो सौंदर्य विज्ञापन का। उस पॉकेट बुक्स में उसके लिए कई नुस्खे थे, यानी हर किस्म की त्वचा, भौगोलिक स्थिति और समाज में आर्थिक औकात के आधार पर आजमाए जा सकने वाले अलग अलग नुस्खे। आमतौर पर वो सुबह अपनी जैविक निष्पादनों से मुक्त होने के बाद चाय बनाती। उसके चाय बनाने के बाद ही उससे बड़ी बहन यानी लड़की क्रमांक 2 यानी खोलमन स्कूल पढ़ाने जाती। सबसे बड़ी लड़की की शादी के बाद से ही उसके पिता खोलमन के प्रति ज्यादा उदार हो गए। वो उसे अपना बेटा मानते थे। खोलमन घर की सभी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियां निभाती, जरूरत पड़ने पर निरंकुश तरीके से फैसला भी करती थी। जबकि चाय के बिना उसके पिता के आमाशय पर अपेक्षित दबाव नहीं बन पाता था कि वे पखाना जा सकें। इसलिए सोनमन के हाथों बनी सुबह की चाय पर घर परिवार की बहुत सी गतिविधियां निर्भर थीं। उसकी सबसे छोटी बहन बोलमन चुप ही रहा करती और इन दिनों वो ही सोनमन की दोस्त भी थी। इस निम्न मध्यम वर्गीय अनुष्ठान के बाद सोनमन पूरे घर की सफाई करती, फिर सारे बर्तन मांजती और उसके बाद खाना बनाती। इस दरमियान उसकी माँ आवश्यक दिशा निर्देश देती रहती, जबकि उसके पिता स्नान के बाद करीब घंटा भर पूजा करते। पूजा का कमरा पीछे अलग से बनाया गया था। उसके सामने एक छोटा सा आंगन था। सड़क की ओर एक बड़ा सा कमरा जो बैठक, मनोरंजन और रात में उसके पिता का शयन कक्ष हो जाता था। उस कमरे में किस्तों में खरीदा गया बहुत सा सामान था, मसलन सोफा, एक शोकेस, वीडियोकॉन का टेलीविजन और अभी हाल ही में खरीदा गया पेंटियम 4 प्रोसेसर वाला कंप्यूटर, जिस पर बोलमन की मिल्कियत थी क्योंकि वो दौर की दौड़ में रहना चाहती थी। वो कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहती थी, शायद अमेरिका। सोनमन उससे शाम के वक्त कंप्यूटर सीखने की कोशिश करती, लेकिन मीडिया प्लेयर में बजने वाले गाने में रम कर रह जाती, या फिर शायद अपने सपनों में। सोनमन के पास एक सपना था, लेकिन दोपहर को वो सपना देखने की बजाय सौंदर्य के नुस्खे आजमाती। उस दिन सोनमन आईने के सामने बैठी अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा रही थी। सामने वाले कमरे में उसके पिता, माँ, जीजाजी, खोलमन और सबसे छोटी बहन बोलमन बैठी थी। उनकी आवाजें सोनमन तक आ रही थीं, लेकिन वो खुद को निहारने और निखारने में लीन थी।
अपनी मांसल हथेलियों से वो गालों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप धीरे धीरे लगा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं। आईना भी स्थिर था। गोदरेज की एक पुरानी अलमारी के दरवाजे पर लगा ये आईना आज भी चमकदार लग रहा था। शायद ये तब खरीदा गया था जब उसके पिता को पहली बार कंपनी की ओर से बोनस मिला था। उसके पिता बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन में फिटर थे और उसी पद से रिटायर भी हुए। चूंकि वहां पेंशन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए बहन नंबर 2 यानी खोलमन को स्कूल में टीचर का काम करना आवश्यक लगा और उसके पिता ने यह कहते हुए मान लिया कि तू मेरे लिए बेटा समान है। तुम जो ठीक समझती हो करो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। तब से ही खोलमन एक निजी स्कूल में बतौर टीचर नौकरी कर रही है। इस नौकरी के चलते उसे पता ही नहीं चला कि जीवन में सपने देखे जाते हैं और उसके लिए जिया भी जाता है। लेकिन वो सिर्फ जी रही थी और उसे जीते हुए पूरे 34 वर्ष हो गए थे। यानी सोनमन की उम्र भी अब बहुत हो चुकी थी, करीब 28 वर्ष। बिहार में तो इस उम्र की लड़कियां या औरतें 2-3 बच्चों की मां हो जाती हैं। उसके पिता ने बिहार में रहने वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के मार्फत उनकी शादी की कोशिशें की थीं, लेकिन वहां उनके इंतजार में प्रतीक्षारत एक भी सुयोग्य वर नहीं मिला। कहते हैं ना कि बिना खुद मरे स्वर्ग कहां दिखता है, लेकिन उसके पिता मरने वरने की स्थिति में नहीं थे। रोज सुबह वो पैदल घूमने जाते, फिर नहा धोकर पास के एक किराना की दुकान में आने वाले दैनिक अखबार पढ़ने में इतना वक्त लगाते कि घर लौटें तो उन्हें खाना तैयार मिले। खाना खाने के बाद वे दोपहर की नींद लेते। लेकिन अचानक जोर की आवाज से सोनमन अपने सौंदर्य के सम्मोहन से जाग उठी। बहुत दिनों बाद अपने पिता को इतनी ऊंची आवाज में बात करते सुन सोनमन कुछ समझ नहीं पाई। वो उठकर सामने वाले कमरे की ओर गई जहां उसका परिवार मौजूद था और ठीक दरवाजे के पास जाकर रुक गई। उसे देखते ही उसके पिता चुप हो गए और सब उसकी ओर देखने लगे। मुल्तानी मिट्टी की ठंडक की ओट में सोनमन को बहस की गर्मी का एहसास नहीं हुआ। खोलमन ने उसे आंखों ही आंखों में वहां से जाने को कहा। वो चुपचाप अपने आईने वाले कमरे में लौट आई। थोड़ी ही देर में बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई। शायद उसके जीजाजी चले गए थे। बोलमन उसी कमरे में बैठी अपने पिता के साथ टेलीविजन देखने लगी। खोलमन अपनी मां के पीछे पीछे आईने वाले कमरे में आई। सोनमन सौंदर्य के सामानों को हटाने लगी। ये सब क्या पोत डाला है? मां ने भर्राई आवाज में कहा। लेकिन सोनमन चुप रही और खोलमन उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये सब क्या है और कितना सुंदर होना चाहती है? चमड़ी घिस जाएगी लेकिन ऐश्वर्या नहीं बन पाएगी। मुझे देख, सिर्फ लाइफ बॉय साबुन लगाया है और हो गया। सुंदरता मन में होनी चाहिए, तन में क्या रखा है? और सिर्फ गोरा होना सुंदर होना थोड़े ही है। साली को कौन समझाए? चल मां, आज मैं ही खाना परोस देती हूं। खोलमन के इस एहसान को नजरअंदाज करते हुए सोनमन बाथरूम चली गई, जो उसी कमरे से लगा हुआ था और जिसे वे रात में अन्य दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे। दरवाजा बंद होने के बावजूद उन अन्य दूसरे कामों की आवाज बाहर आ ही जाती थी, इसलिए उन्हें बगैर आवाज के उन दूसरे कामों को अंजाम देने की कला आ गई थी। बाथरूम में 5 वर्ग फीट की जगह थी। दीवार पर एक छोटा सा आईना, उसके नीचे हरे रंग का वॉश बेसिन, उस ओर की दीवार पर एक छोटा सा रोशनदान और ऊपर शावर जो बिना इस्तेमाल के लटका रहता था। रोशनदान के उस ओर सोनमन के पुराने प्रेमी की छत थी। करीब 10 साल पुराना प्रेमी, अब वो शादीशुदा है और जो बचपन से ही गांव-गांव घूमकर चड्डी बनियान बेचता है। जब सोनमन 12वीं में पढ़ती थी तो एक दिन स्कूल के रास्ते में ही उस चड्डी बनियान वाले ने उसे रोक लिया और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमाकर भाग गया। सोनमन को कुछ समझ नहीं आया और उसके साथ चल रही सहेलियां खिखियाने लगीं। उन्होंने जिद की तो सोनमन ने वो टुकड़ा एक सहेली को थमा दिया। सहेली ने मुड़े तुड़े से कागज को खोला, जिसमें एक सस्ते इत्र की तीखी गंध निकलने लगी। लाल पेन से उसमें लिखा था एक फिल्मी गीत, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। इस गीत को उसकी सहेली ने स्वर दिया। कागज के पुर्जे पर और कुछ नहीं लिखा था, जैसे वो चड्डी बनियान वाला प्रेम शुरू करने से पहले ट्रायल ले रहा हो और यदि बात उलझ गई तो बच निकले। इसलिए उस संकेतक गीत के अलावा उसमें कुछ नहीं था। मसलन जैसे प्रेम पत्र के अंत में लिखा होता है, तुम्हारा जानू या आशिक या गुलाम।
लेकिन उस चड्डी बनियान वाले का नाम क्या है? सहेली ने पूछा तो सोनमन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तेज कदमों से स्कूल के अंदर चली गई और बाकी सहेलियां उस कागज पर लिखे गीत को गुनगुनाने लगीं, बिना ये जाने कि ये कुर्बानी फिल्म का एक सेक्सी गीत है और समुद्र किनारे के इस दृश्य में हीरोइन स्विम सूट से बाहर के जिस्म की ठंडक को दूर करने के लिए हीरोइन को जलती हुई लकड़ी की आंच के दायरे में लाता है। सोनमन का मन न जाने क्यों बार बार उस चड्डी बनियान वाले की ओर ही जाने लगा। वो सोचने लगी कि आखिर वो मुझे अपनी जिंदगी में क्यों चाह रहा है। लड़का है तो सुंदर और सीधा, लेकिन क्या सीधे लड़के इस तरह की हरकत करते हैं? सोनमन उसे जितना भूलना चाहती, उसकी सहेलियां उसे उतना ही याद दिलाती। कभी कोई आते जाते वक्त उसके कान में वही गीत गुनगुना जाता, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। वो खींच जाती, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। वो अपनी खींच जताना भी नहीं चाहती थी, वरना सहेलियां उसका जीना मुहाल कर देती। करीब 10 दिनों बाद स्कूल जाने के रास्ते में वही चड्डी बनियान वाला फिर उसे दिखा। सोनमन एकदम से घबरा गई कि न जाने आज वो क्या हरकत करेगा। उसके न चाहने के बावजूद उसके चलने की गति तेज हो आई। वो पान की दुकान पर खड़ा रहा। सोनमन जैसे ही उस पान की दुकान के पास पहुंची, वो दौड़ने लगी और झट से स्कूल के अंदर चली गई। ये पान की दुकान इस स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं के प्रेमियों का अड्डा है और पान दुकान वाला उसका खबरी। चूंकि अभी तक कोई अफसाना विवाद की हद तक नहीं पहुंचा है, इसलिए उसकी पान की दुकान यहां पर सुरक्षित है और यही पान की दुकान वाला सोनमन के पिता का भी परिचित है। अधेड़ होने के बावजूद वो कुछ मनचला है और उसकी इसी अदा से युवा प्रेमी प्रभावित होकर दूर दूर से उसकी पान की दुकान पर आते हैं। जब वो बिहार के बक्सर जिले से भागकर आया था तो उसके पास सिवाय एक थैला और 300 रुपए के कुछ नहीं था। वो एक ठेकेदार के मार्फत भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कंपनी में काम पर लगा और फिर उसी ठेकेदार के हिसाब में घपला कर पान की दुकान खोल ली। आज उसके पास सब कुछ है सिवाय परिवार के। फिर ये क्रम रोज का हो गया। वो चड्डी बनियान वाला रोज उसी पान की दुकान पर खड़ा रहता। पहले तो वो सिर्फ स्कूल जाने के समय खड़ा रहता और सोनमन जब भी उसके पास से गुजरती तो वो जी भर के उसे निहार लेता। फिर वो स्कूल से लौटने के समय भी वहां दिखने लगा। इस रोज रोज के चलते सोनमन को भी इसकी आदत पड़ गई और अब वो उस चड्डी बनियान वाले को देखकर घबराती नहीं थी, बल्कि पान दुकान से पहले ही ये देख लेती थी कि वो वहां खड़ा है या नहीं। एक दिन जब उसे वो वहां नहीं दिखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वो ये सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज वो चड्डी बनियान वाला यहाँ आया ही नहीं। कोई समस्या तो नहीं, कहीं बाहर तो नहीं गया या कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। उस दिन सोनमन को भी अच्छा नहीं लगा। एक आदत अचानक नहीं बदल सकती। वो अपने स्कूल, किताबों, पाठों और जब बन पड़ा तो खिड़की से बाहर उस पान की दुकान की ओर देख लेती कि शायद वो वहां खड़ा हो, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके दूसरे दिन वो चड्डी बनियान वाला दिखा, लेकिन पान की दुकान के पास नहीं, बल्कि दूर उस शिवजी के मंदिर के पास। उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा था। उसने दूसरे हाथ के इशारे से सोनमन को बुलाया। सोनमन न चाहते हुए भी उसकी ओर चली गई। मंदिर में कोई नहीं था, शायद शिवजी भी नहीं, क्योंकि दिन के इस वक्त उनके आराम का समय होता है। मंदिर में फायदा वो चड्डी बनियान वाला उठाना चाहता था। सोनमन के पास पहुंचते ही वो उसे मंदिर के भीतर ले गया। शिवलिंग पर बेल पत्तियां पड़ी थीं और दूध की बासी महक थी। मंदिर के भीतर के धुंधलके में न तो चड्डी बनियान वाले का और न ही सोनमन का चेहरा साफ दिख रहा था। क्या हो गया हाथ में? सोनमन ने सहजता से पूछा। कल गिर गया था, हड्डी टूट गई है, बस महीने भर में ठीक हो जाएगा। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारा क्या जवाब है? उसने सीधे पूछा। सोनमन को कुछ समझ नहीं आया कि वो आखिर किस चीज का जवाब मांग रहा है। किसका जवाब? अरे वही जो मैंने तुम्हारी सहेली के हाथों तुम्हारे पास भिजवाया था। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। जब तुम सामने हो तो तुम खुद ही बता दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या? कौन है रे भीतर? पंडित की आवाज से सोनमन एकदम घबरा गई। वो झट से बाहर निकली और बिना कहीं देखे सीधे स्कूल चली गई। उसके पीछे क्या हुआ उसे नहीं मालूम। पान दुकान पर भी कई लड़कों की भीड़ थी, इसलिए उस दुकान वाले का ध्यान सोनमन की ओर नहीं गया। सहेलियां स्कूल से बाहर अपने अपने प्रेमियों से नैन मटक्का कर रही थीं। स्कूल में रोज होने वाली प्रार्थना हो रही थी। अंदर स्कूल के बरामदे में टीचर खड़े किसी विषय पर चर्चा करने में मशगूल थे।
मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। सहेलियों ने समवेत स्वर में गाया और जोर जोर से खिखियाने लगी। सोनमन बिना कोई प्रतिक्रिया जताए स्कूल के अंदर चली गई। रात को जब उसके घर में सब खाना खाने बैठे तो खोलमन ने ही बात छेड़ी। तू उस मंदिर में क्या करने गई थी? सोनमन ने अनजान बनते हुए कहा। किस मंदिर में? शिवलिंग के मंदिर में, और कहां? गुस्से में खोलमन दहाड़ उठी। नहीं तो? झूठ बोलती है। वो चड्डी बनियान वाले के साथ क्या कर रही थी? नाक कटवाएगी। और ये चिट्ठी उसने मुझे लिखी है क्या? मेरी प्यारी सोनमन, तुम्हारा जानू, उस 2 कौड़ी के चड्डी बनियान वाले के चक्कर में जिंदगी खराब मत कर। वो तो अच्छा है कि तेरी सहेलियां समझदार हैं, जो सब कुछ मुझे बता दिया, वरना। खोलमन ने कागज का टुकड़ा सोनमन के चेहरे पर दे मारा। सोनमन पथरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे पहली बार खोलमन चुड़ैल लगने लगी। उसकी आंखें नीचे थीं और सबके सामने उसे फटकारा जा रहा था। और उससे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मां भी उस समय चुप थी। सोनमन रोते हुए आईने वाले कमरे में आ गई। वो बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने लगी। वो सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही और देर रात तक बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहने पर जब उसे मूल बात समझ में आ गई, तभी उसका मन शांत हो पाया कि खोलमन क्या कहना चाहती थी। 2 कौड़ी के चड्डी बनियान वाले के चक्कर में जिंदगी खराब मत कर। यानी यदि वो 2 करोड़ का चड्डी बनियान वाला होता तो सब ठीक था। सोनमन जब इस नतीजे पर पहुंची तो सभी चुप थे। मां, पिता, खोलमन और बोलमन भी। सभी देर रात की गहरी नींद में थे। नहा रही है कि सो रही है? उसकी मां ने बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहा। सोनमन हड़बड़ा गई। उसके हाथ से साबुन छूटते छूटते बचा। सोनमन ने ध्यान से देखा कि उसके उदर के आसपास चर्बी बढ़ गई है। नहा रही हूं, सोनमन ने जवाब दिया। ठीक है, नहाने के बाद रसोई में आ जा, मैं तुझे खाना दूंगी। उसकी मां ने इतना कहा और रसोई में चली गई। उसके पिता दोपहर की नींद में जा चुके थे। बोलमन अभी खोलमन को कंप्यूटर के बारे में बता रही थी और साथ ही ये भी जता रही थी कि उसके लिए खरीदा गया ये कंप्यूटर जाया नहीं हुआ है। पढ़ाई पूरा होने के बाद वो 50,000 रुपए महीने की नौकरी करेगी, तब खोलमन को भी स्कूल पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनमन ने रसोई में जाते ही सीधे अपनी मां से पूछा, आखिर बाबूजी किस बात पर नाराज हो गए थे और मुझे देखते ही सब चुप क्यों हो गए थे? वो तेरे जीजाजी ने तेरे लिए किसी स्कूल में नौकरी खोज रखी है। ये सुनकर ही तेरे बाबूजी नाराज हुए। उसकी मां ने मामले को तुच्छ बनाने की गरज से कहा। लेकिन मामला था बड़ा संगीन। सोनमन के भीतर महीनों से दबी आस फूट पड़ी। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? नौकरी करने में क्या बुराई है? आखिर खोलमन भी तो कर रही है। मैं तो आज ही जीजाजी के पास जाकर उनसे बात करूंगी। मातू बाबूजी को समझा दे। मैं घर में बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी, या फिर नहीं तो मेरी शादी करवा दो। सोनमन लगातार जो मन में आया बड़बड़ाने लगी। पहले खाना तो खा ले, शाम को मौका देखकर तेरे बाबूजी से बात करती हूं, लेकिन तू अभी शांत रहना, मां ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। और तू उस चुड़ैल को भी समझा देना मां। सोनमन की आवाज में तीखापन था। चुप कर, बड़ी बहन को ऐसा नहीं कहते, मां ने उसे समझाया। फिर मां ने उसके बाबूजी को समझाया और फिर खोलमन को। इस समझाने के कार्यक्रम में 2 सप्ताह लग गए। इस बीच सबसे छिपकर सोनमन ने अपने जीजाजी को अपनी इच्छा बता दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो नौकरी तो जरूर करेगी। कितने दिन हो गए घर में पड़े हुए, ऐसे ही घर में पड़ी रही तो तन और मन में घुन लग जाएगा। और फिर इतनी शिक्षा की जरूरत ही क्या थी, जब घर में ही बांध कर रखना था। सारी सहेलियां स्कूल में नौकरी करती हैं, उन्हें तो कोई चालू नहीं कहता। या फिर मेरी शादी कर दो, कुछ तो करो। अंत भला तो सब भला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनमन को जब यह पता चला कि वेतन मात्र 800 रुपए दिया जाएगा, तो वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि गणित में एमएससी किया है तो कम से कम 3,000 तो महीना मिलेगा ही। एक बार तो उसने ये प्रस्ताव ठुकरा देना चाहा। फिर सोचा कि इतनी उठापटक और मान मनोबल के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत मिली है, तो ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। उसके जीजा ने भी समझाया कि घर से बाहर जाएगी तो दुनियादारी सीखेगी, 4 पैसे आएंगे तो अपने मन का जी सकेगी, और क्या चाहिए। सोनमन ने हिसाब लगाया, कम से कम 200 रुपए महीना ऑटो वाले को देना होगा, तो सिर्फ 600 रुपए ही बच पाएंगे। ठीक है, देखते हैं,
अनुभव होगा और काम अच्छा होगा तो शायद ट्रस्ट के लोग वेतन बढ़ा दें। सोनमन पहले दिन स्कूल गई तो वहां की प्रिंसिपल ने स्टाफ रूम में सबसे उसका परिचय कराया। स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। कुल 5 मैडम और एक सर यानी पुरुष शिक्षक, जबकि स्कूल सिर्फ लड़कियों का था। सिर्फ एकमात्र मैडम शादीशुदा थी, शेष 4 प्रतीक्षारत वधुएं थीं और सर करारा युवा। स्टाफ रूम के ठीक बगल में प्रिंसिपल का कमरा था, उसके बाद ट्रस्ट के प्रबंधक का, जो सिर्फ उसके आने पर ही खुलता। उसके बाद दस्तावेज रखे जाने का कमरा और उसके बाद बंद पड़ा कमरा। कक्षाएं ऊपरी मंजिल पर लगती थीं। चूंकि सत्र 2 दिन बाद शुरू होना था, इसलिए वहां छात्राएं नहीं थीं। उस दस्तावेजी कक्ष के सामने कुछ अभिभावकों की गहमा गहमी थी। औपचारिक परिचय के बाद प्रिंसिपल उस पुरुष शिक्षक यानी सर के साथ अपने कमरे में चली गई। सोनमन ने सहज होने के अंदाज से शादीशुदा मैडम से पूछा, मुझे क्या क्या करना होगा और क्या क्या पढ़ाना होगा? सभी कक्षाओं में गणित पढ़ाना होगा। और और जो प्रिंसिपल या ट्रस्ट चाहें। अच्छा, क्या खाक अच्छा है? 6 घंटा काम करो और वेतन सिर्फ 1200। सोनमन मन ही मन खींच उठी। 1200 कम है क्या? मुझे तो सिर्फ 800 देंगे। शेष 4 मैडम बाहर चली गईं तो सिर्फ सोनमन और वो शादीशुदा मैडम बच गईं। सोनमन पहले ही दिन उस स्कूल के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। उसकी इस मंशा से शायद वो मैडम भी वाकिफ थी। यहाँ का माहौल कैसा है? सोनमन ने सीधे पूछा। माहौल तो ठीक है, लेकिन वो प्रबंधक हरामी है। मतलब तुम खुद समझ जाओगी। और ये प्रिंसिपल, इसका तो पूछो ही मत, ये तो छिनाल है। सोनमन को एक बार की लगा कि वो ये कहाँ आ गई है। यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ झाला है। लेकिन उसने सवाल को दूसरी तरह से पूछना जरूरी समझा। मुझे तो काफी समझदार और अच्छी लगी। समझदार होती तो अपने तहसीलदार पति को छोड़कर यहां क्यों मरने आती? तो प्रिंसिपल यहां अकेले रहती हैं? हाँ, साथ में उसकी एक बेटी भी है जो कॉलेज जाती है। पति को छोड़ देने से ही कोई छिनाल थोड़े ही हो जाता है। हाँ, लेकिन 2-3 पतियों को छोड़ने वाली को तुम क्या कहोगी? सोनमन चुप हो गई। चुप्पी को दरवाजे की आवाज ने तोड़ दिया। सामने एक आदमी खड़ा था, जिसे देखते ही वो शादीशुदा मैडम उठ खड़ी हुई और जमींपोश के अंदाज में उसे नमस्कार किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे, सिर पर कम बाल थे और दोनों गाल चेचक के दाग से भरे। सोनमन को लगा कि इस मैडम का पति कितना विभत्स दिखता है। वो कैसे रहती होगी इसके साथ, और रह भी लेती है तो प्रेम के वक्त उसके गाल को वो किस तरह चूमती होगी। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये लोग बत्ती बुझाकर सीधा ही प्रेम कर लेते होंगे। यही है क्या? नहीं मैडम। वो आदमी तब तक अंदर के कमरे में आ चुका था। जब तक वो सामने की कुर्सी पर जाकर नहीं बैठा, वो मैडम खड़ी रही। कुर्सी को उसने थोड़ा आगे बढ़ाया, खिसकाया, जिससे फर्श पर उसके रगड़ने की जोर से आवाज आई। हाँ, आज ही आई हैं, सोनमन। ये हैं हमारे स्कूल के मैनेजर। सोनमन कुछ कह पाती या उन्हें नमस्कार कर पाती, उससे पहले ही उस मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनमन, सुंदर नाम है। कहाँ रहती हैं आप? बगीचा पारा। सोनमन ने बात को खत्म कर देना चाहा। अच्छा, भट्टा मैडम ने तो आपको सब बता ही दिया होगा। मैनेजर की नजर अब सोनमन के बदन पर इधर से उधर फिसलने लगी। सोनमन गहरे नीले रंग के सलवार सूट में खुद को इधर उधर से छिपाने लगी। सोनमन ने शादीशुदा मैडम की तरफ देखा। भट्टा मैडम यानी प्रिंसिपल। उसने सोनमन को समझाया। और मैडम, यहाँ सलवार सूट नहीं चलेगा। कत्थई रंग की साड़ी मैडम लोगों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द सुनकर सोनमन को लगा कि ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा जरूर होगा। फिर अचानक उस आदमी के जेब से संगीत की आवाज आने लगी। उसने कमीज की ऊपरी जेब में खुसे 3-4 पेनों से बचते हुए हाथ डालकर मोबाइल बाहर निकाला तो संगीत की आवाज तेज हो गई। उसने उसे कान से सटाया। हाँ सेठ जी, मैं स्कूल में ही हूं। हाँ हाँ, ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। मैं भी चलती हूँ, कल मिलेंगे। ये कहती हुई वो शादीशुदा मैडम वहां से चली गई। सोनमन स्टाफ रूम में अकेली रह गई। कुछ देर बाद उसके जीजाजी उसे लेने मोटरसाइकिल से स्कूल आ पहुंचे। सोनमन प्रिंसिपल के कमरे में गई और कल से समय पर स्कूल आने का भरोसा जताकर वो भी अपने घर चली गई।
सोनमन के स्कूल जाने के कारण अब घर के कामकाज की जिम्मेदारियां उसकी मां पर आ गईं, क्योंकि बोलमन को उसके माँ पिता अभी छोटी बच्ची मानते थे, जबकि वो कॉलेज जाती थी। इसलिए उससे काम लेने की बात ही नहीं उठी। सोनमन जब दोपहर को स्कूल से घर लौटती, तो वो अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को अंजाम देती। पहले तो उसके पिता सोनमन के स्कूल जाने से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में वो संतुष्ट नजर आने लगे, जब से सोनमन ने घर के टेलीफोन बिल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। करीब 200 या 300 रुपए का बिल तो आता ही था। अब सोनमन के पास सिर्फ 400 या 300 रुपए ही बच पाते थे। उसकी इच्छाएं ज्यादा तो नहीं थीं, पर एक सपना जरूर था, एक अच्छे से लड़के से शादी, फिर रोज रोज सुबह उठकर स्कूल जाने की किचकिच से आजादी। लेकिन उसके इस सपने पर उसकी बड़ी बहन खोलमन भारी पड़ रही थी, और 34 वर्ष की उम्र में खोलमन का शरीर चर्बी से लद चुका था। रिटायर होने के बाद उसके पिता खोलमन के लिए वर ढूंढने एक आध बार ही कहीं गए थे। न मालूम वे अपने बुढ़ापे की ओट से घर परिवार और बेटियों की शादी के बारे में क्या सोचते थे। कभी कोई रिश्तेदार शादी आदि की बात छेड़ देता तो वो इतने जोश से भर जाते कि लगता वो कल ही वर ढूंढ निकालेंगे और परसों शादी तय। लेकिन अगली सुबह सब टाए टाए फिस। खोलमन के मन से किसी को कुछ लेना देना नहीं था। शायद उसने अपने मन को खोल कर रखने की बजाय अपने को खोल में ही बंद कर लिया था। परिवार के काम काज, तीज त्योहार, राशन पानी, पास पड़ोस, देखभाल और अन्य जिम्मेदारियों में उसने खुद को इतना व्यस्त रखा कि पिछले 14 साल में एक भी बार उसने किसी से अपने सपने का जिक्र नहीं किया। उस समय भी नहीं जब देर रात बोलमन चीखते हुए उठ बैठी। तब बाबूजी दौड़कर आईने वाले कमरे में आ गए थे। सोनमन और मां बोलमन के साथ कमरे में सोती थीं। बोलमन पसीने से लथपथ थी। उसने बताया कि सपने में कोई बैल उसे मारने दौड़ रहा था और वो भाग रही थी, लेकिन सामने से अचानक दूसरा बैल आ गया। उसने अपनी सींग उसके पेट में घुसा दी। वो दर्द और डर से चीख उठी। खोलमन सुबह 9 बजे स्कूल जाती, शाम 5 बजे घर लौटती। वो करीब 10 किलोमीटर दूर गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। ये नौकरी उसने खुद पाई थी, जबकि मात्र मैट्रिक तक ही उसने पढ़ाई की थी। पिछले 10 वर्ष से नौकरी करने और निष्ठा के चलते उसका वेतन शुरुआती 6 रुपए से बढ़कर अब 2400 रुपए हो गया था, जबकि एमएससी उत्तीर्ण सोनमन को मात्र 800 रुपए ही मिलते थे। एक रात जब सभी खाना खा रहे थे, तब मां ने मजाक में कह दिया कि जब खोलमन और सोनमन की शादी हो जाएगी, तब उन्हें 3200 रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। तब खोलमन का मन खुल ही जाने वाला था कि ये सब बदलाव अचानक हो गया है, लेकिन ऐसा कई दिनों से हो रहा था, बस उसका ध्यान नहीं था। सोनमन ये जानने अपनी दीदी और जीजाजी के पास पहुंची कि आखिर वे लोग खोलमन की शादी क्यों नहीं कर रहे। खोलमन का मन खुलने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बाबूजी को तो उस समय सब्जी के स्वाद के बारे में बात करने से फुर्सत नहीं थी। सोनमन ये सुनकर ही तड़प उठी थी कि हे भगवान, कब हमारे घर को घाटा होगा। उसी रात वो मां की मालिश करते हुए उनसे पूछ बैठी, कब करोगी मां हमारी शादी? लड़का खोजना इतना आसान नहीं है, मां ने शादी को कठिन बताते हुए कहा, जबकि सोनमन ने एक लड़का अपने लिए खोज लिया था। वो उसके स्कूल के सामने एसटीडी बूथ चलाता था। सोनमन जब भी उसके बूथ से किसी काम के लिए या फिर ये बताने के लिए कि आज वो स्कूल से थोड़ी देर में आएगी फोन करती, वो उसे पूरी तवज्जो देता। वो सोनमन के बूथ में आते ही खिल उठता और साथ में उसके कोई यार दोस्त होते तो उन्हें किसी बहाने से दफा कर देता। गबरू पंजाबी की तरह गोरा चिट्टा मुस्कुराता तो उसके गाल लाल हो जाते। बूथ के सामने उसकी मारुति कार खड़ी रहती। वो उस कार से ही आता जाता। उसका घर शहर के उस हिस्से में था जिसे रईसों का इलाका माना जाता है, लेकिन वो एसटीडी बूथ का छोटा सा काम क्यों करता है, ये सवाल सोनमन को हमेशा सताता। सोनमन के सपने में ये लड़का स्कूल की नौकरी करने से पहले भी आ चुका था। तब वो उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पाई थी। पहली बार साफ चेहरा तब दिखा जब वो बारिश से पूरी भीग चुकी थी और घर पर फोन करने के लिए उसके बूथ आई। उस समय वो अकेला था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सोनमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो भीगी साड़ी में उसके बूथ के भीतर जाए या न जाए। उसकी इस कश्मकश को बूथ वाला समझ गया। अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, कहते हुए उसने सोनमन को अंदर बुला लिया।
सोनमन ने घर फोन किया और अपनी मां से कहा कि वो बाबूजी के हाथ एक दूसरी साड़ी पहुंचवा दें। अच्छा, तो आपका ही नाम सोनमन है? बूथ वाले के सवाल से सोनमन अचकचा गई। आपको कैसे मालूम? वो आपके स्कूल में जो सर है ना, वो बता रहे थे। सोनमन वहां से स्कूल लौट गई। गबरू पंजाबी और सोनमन की देखा देखी परिचय में बदल गई। और फिर एक दिन गबरू पंजाबी ने बूथ से उसके घर फोन किया। हेलो, कौन? आप कौन? सोनमन है क्या? हाँ, बोल रही हूं, पर आप कौन? नहीं पहचाना? मैं वही बूथ वाला। अच्छा, क्या बात है और मेरे घर फोन क्यों किया? जी, वो एक बात कहनी थी। कहिए। लेकिन आप बुरा मत मानना और चाहो तो सोच समझ कर जवाब देना। जल्दी कहिए, मेरी बड़ी बहन आ गई तो काट डालेगी। सोनमन को घर के सामने का दरवाजा खुलने की आवाज का एहसास हुआ। वो मैं आपसे बहुत... किसका फोन है रे? सोनमन की मां पीछे से दाखिल हुई। सोनमन ने घबराकर फोन ही काट दिया और सहजता का ढोंग करते हुए उसने जवाब दिया, स्कूल से था। 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए कल की तैयारी करनी है। शायद कल घर आने में देर हो जाएगी। टिफिन ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्या वो तेरे पीछे पड़ा है? मां के सवाल से सोनमन सहम गई। तू क्या सोचती है? हमें कुछ पता नहीं? हमें सब मालूम है। तेरे मन में कुछ है तो बता। वैसे भी तू जानती ही है, जब तक खोलमन की शादी नहीं हो जाती तब तक तेरी शादी भी नहीं हो सकती। लेकिन मां... सोनमन ने बात बीच में ही काटने की कोशिश की। लेकिन मां तो महीने भर का कूड़ा उगल डालना चाहती थी। तेरे उस सर ने हमें पूरा किस्सा बता दिया है। वो पंजाबी तेरे स्कूल में फोन पर तुझसे घंटों बातें करता है। और वो सलवार सूट भी उसने तुझे दिया है। 1200 का सूट। सब मालूम है। तेरे स्कूल में तो सबको मालूम है। लेकिन मां... चुप रह तू। कुछ जानती समझती नहीं। खोलमन सब जानती है, लेकिन मैंने ही उसे समझाया कि तू सोनमन को कुछ मत बोलना। मैं उसे मौका देखकर समझा दूंगी। देख बेटी, पहली बात तो वो पंजाबी है। दूसरी बात, एसटीडी बूथ में नौकर है। कितना कमाता होगा? तेरे बाबूजी जानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तू ये सब भूल जा। अभी खोलमन की शादी तक कोई हंगामा खड़ा मत कर बेटी। सोनमन दूसरे झटके से हिल गई। खोलमन की शादी होने वाली है और उसे पता भी नहीं? अचानक खोलमन की शादी? यानी इसलिए ही खोलमन पिछले 20 दिन से स्कूल नहीं जा रही। दीदी की शादी कब तय हो गई? सोनमन अपने आश्चर्य को छिपा न सकी। पिछले हफ्ते ही तो तेरे बाबूजी बिहार गए थे, तभी वे उसकी शादी वहां तय कराए। लड़का ठेकेदार है, लाखों कमाता है। बस उम्र थोड़ी ज्यादा है, करीब 45। लेकिन अपनी खोलमन भी अब काफी उम्र की हो चुकी है। अगले हफ्ते ही बिहार जाकर उसकी शादी कर देंगे। बिहार जाकर? हाँ, सारे रिश्तेदार तो हैं वहां, इसीलिए। फिर खर्च भी कम होगा। बड़ी दीदी और जियाजी भी जाएंगे? नहीं, वो लोग नहीं जाएंगे। शायद तेरे जीजाजी को यहाँ कुछ जरूरी काम है। सोनमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी चीज अपने जैसी नहीं थी। शादी ब्याह आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले उसके जीजाजी नहीं जा रहे थे। अगले सप्ताह उसकी बहन खोलमन की शादी है और उसे अब बताया जा रहा है, और वो भी बिहार में जाकर शादी की जाएगी। होने वाला जीजा कैसा दिखता है, उसका परिवार कैसा है, और सबसे जरूरी बात तो ये कि खोलमन तैयार है कि नहीं। लेकिन खोलमन को क्या हो गया? स्कूल जाना बंद कर दिया। दिन भर किसी न किसी बात पर दहाड़ने वाली लड़की आजकल इतनी खामोश क्यों रहती है? निरंकुश फैसलेबाज खोलमन ने बाबूजी का फैसला चुपचाप मान लिया। घोर आश्चर्य। उसके बाबूजी जो शाम में आस पड़ोस में गप्पे हाँकने जाते थे, आजकल घर ही में टेलीविजन देखते रहते हैं। सोनमन को लगा कि ये सब बदलाव अचानक हो गया है, लेकिन ऐसा कई दिनों से हो रहा था, बस उसका ध्यान नहीं था। सोनमन ये जानने अपनी दीदी और जीजा के पास पहुंची कि आखिर वे लोग खोलमन की शादी में क्यों नहीं जा रहे। घर पर जीजा जी तो नहीं थे, सिर्फ दीदी थी। सोनमन के बहुत छेड़ने पर दीदी ने जो वजह बताई, उससे सोनमन का शरीर सुन्न पड़ गया। खोलमन से तो ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तभी बाबूजी इतने ठंडे ठंडे से रहते हैं। इसीलिए खोलमन कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही, और इसीलिए ज्यादा खोजबीन किए बिना उसकी शादी बिहार जाकर की जाने वाली है। छोटी छोटी बात पर दहाड़ने वाली खोलमन तभी इतनी गुमसुम रहती है,
वरना उस बूथ वाले का नाम सुनकर तो वो उससे झपट ही डालती। वो तो काफी समझदार है, फिर उसने ऐसी गलती क्यों की दीदी? सोनमन ने पूछा। सब बाबूजी के कारण है। इतने सालों तक घर में लड़कियों को बिठाकर रखोगे तो यही होगा। उसका भी मन है, उसके भी सपने हैं, उसका भी शरीर है। लेकिन दीदी चपरासी के साथ? अब क्या सच है और क्या झूठ ये तो मैं नहीं जानती। तेरे जीजाजी को उस पान की दुकान वाले ने बताया जो बिहार का है। खोलमन जिस गांव में पढ़ाने जाती है वहां का बच्चा बच्चा जानता है। कुछ तो जरूर है, वरना खोलमन ये सब चुपचाप नहीं सहती। लेकिन खोलमन ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो भगवान ही जाने। तेरे जीजाजी इस बात पर ही तो नाराज हैं। खोलमन के कारण उनका उस गांव की ओर जाना मुश्किल हो गया है। बाबूजी तो घर में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें तो बाहर जाना पड़ता है। सब उन्हें देखकर जानबूझकर फुसफुसाते हैं। देख, इसकी ही साली चपरासी के साथ पकड़ाई थी। तेरे जीजाजी अनसुना कर देते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। सोनमन को लगा दीदी और जीजा भले अच्छे हैं, लेकिन उसके परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं। जब खोलमन और माँ बाबूजी को संबल की जरूरत है तब ये लोग राह बदल रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल तो खोलमन की है। वो बेचारी अपना दुख किससे कहे। सोनमन सीधे घर पहुंची और आईने वाले कमरे में उसने खोलमन को बुलाया। शायद वो जिंदगी में पहली बार ऐसी हिम्मत दिखा रही थी, वरना खोलमन के आगे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। खोलमन बेजान और बेआवाज बुत की तरह वहां आकर बिस्तर पर बैठ गई। सोनमन ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया ताकि उनकी बातें कोई सुन न सके और कोई बेवजह भीतर न आ जाए। सोनमन ने अपनी दीदी खोलमन का हाथ पकड़ा, उसके बगल में बैठी और फिर धीमे से कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूं तेरा दुख। इतना सुनकर खोलमन फपक फपक कर रो पड़ी और सोनमन से चिमट गई। उसके बाद सोनमन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस घटना के बारे में आगे कोई बात करे। खोलमन की शादी के बाद वो लोग वापस अपने शहर आ गए। घर में एक खालीपन तो था, लेकिन उसे बोलमन कंप्यूटर में गाने चलाकर उसकी तेज आवाज से भर देना चाहती थी। बाबूजी इस पर नाराज नहीं होते थे। वहीं सोनमन को ये लगने लगा कि अब तो उसका रास्ता साफ है और जल्दी ही उसकी शादी भी हो जाएगी। आखिर बिहार वाली उसकी बुआ ने बाबूजी से वादा जो किया था कि वो 3 महीने के भीतर सोनमन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लाएगी। सोनमन के लिए अच्छा लड़का का मतलब था कि वो गोरा हो, लंबा चौड़ा हो, खूब पैसे वाला हो, सरकारी नौकरी वाला हो तो और भी अच्छा, और उसकी हर इच्छा पूरी करने वाला हो। उसके इस मानदंड पर बुआ जी को आगे काम करना था। जबकि खोलमन की शादी में आई लड़के की मौसी ने अपने बेटे की शादी सोनमन से कराने की इच्छा जताई थी, जिसे उसके पिता ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि लड़का तो अभी टेम्परेरी है, न जाने कब रेगुलर होगा, और फिर आज के जमाने में 5,000 रुपए में परिवार कहाँ चलता है। शायद सरकार के नए स्कीम में तो पेंशन भी नहीं मिलने वाली। ये सुनकर मौसी ने खोलमन की चर्बी का सवाल लड़के के जहन में डाल दिया। तभी तो बीच फेरे के दौरान ही नए जीजाजी ने सबके सामने कह दिया कि हथिनी चाल चलोगी तो 7 साल में फेरे पूरे होंगे। तब खोलमन अपने आंसू रोक नहीं पाई थी, जिसे लोग माँ बाबूजी से बिछड़ने के आंसू समझ रहे थे। वहां से आने के बाद सोनमन को पता चला कि उसके स्कूल के युवा टीचर ने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बन गया है। शायद मैडम भट्टा यानी स्कूल की प्रिंसिपल भी उसके साथ ही चली जाएगी। शादीशुदा मैडम ने उसे बताया कि दोनों शादी करने वाले हैं और उसकी कॉलेज जाने वाली बेटी यहीं हॉस्टल में रहेगी। भट्टा मैडम का सर्वप्रथम पति यानी तहसीलदार एक दिन स्कूल आया था और सर को धमका कर भी गया था कि कटवा कर फेंकवा दूंगा, अपनी और मैडम की उम्र का तो ख्याल कर। लेकिन प्यार तो अंधा होता है। खैर छोड़ो, दूसरों के फटे में टांग क्यों डालना। और तू सुना सोनमन, कैसी रही शादी बहन की? ठीक थी। तो कोई नई प्रिंसिपल आने वाली है क्या? सोनमन ने पूछा। नहीं, सीनियोरिटी के हिसाब से तो मैं ही बनूंगी, मैनेजर ने भी यही कहा है। तभी साली इतनी खुश है, सोनमन ने मन ही मन सोचा। तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा, मैं सिफारिश कर दूंगी, करीब 1,200 रुपए वेतन मिलने लगेगा। सोनमन ने मुस्कुराकर अपनी कृतज्ञता दिखाई और सचमुच महीने भर के भीतर ही ऐसा हुआ भी। युवा टीचर की जगह एक नई मैडम को रखा गया जो शायद मैनेजर की भतीजी थी। सोनमन खुश थी कि करीब 2 साल की मेहनत और प्रतीक्षा के बाद आखिर उसके वेतन में बढ़ोतरी हुई।
अब फोन का बिल जमा करने के बाद भी उसके पास करीब 7 या 800 रुपए महीना बच पाएगा। 10 महीने में 8 हजार, यानी वो आराम से जेवर ले सकती है। सोनमन ने एक बार फिर बैंक काउंटर की ओर नजर उठाकर देखा। कांच पर एक स्टिकर चिपका हुआ था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, काउंटर छोड़ने से पहले नोटों की गिनती अवश्य कर लें। लेकिन मैं तो काउंटर छोड़ चुकी हूं। उसने नोटों को एक बार और गिनने का फैसला किया। 1, 2, 3। 3 महीने बीत गए और बुआ जी लड़का नहीं ढूंढ पाई। 4, 5। 5 दिन बाद खोलमन को छोड़ने जीजा जी आ रहे हैं। पहली डिलीवरी मायके में ही होती है। 6, 7, 8। 8 महीने बाद खोलमन भी मां बन जाएगी। 9, 10, 11, 12। ठीक है, पूरे 1200।